हमारे चैनल सिविल बेसिक्स 21 में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है कंटिन्यूअस बीम का आज का टॉपिक है। कंटिन्यूअस बीम एक से अधिक स्पान की जो बीम होती है वो सारी कंटिन्यूअस बीम्स कहलाती हैं। उसमें सपोर्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। प्रत्येक सपोर्ट पर मूवमेंट होता है, एंड मूवमेंट, और जो ये एंड मूवमेंट हैं तो अननोन की क्वांटिटीज बढ़ जाती है। इनको सॉल्व करने के लिए हमको कई समीकरणों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के समाधान के लिए जो है कंटिन्यूअस बीम में क्लैपेरॉन थ्योरम ऑफ थ्री मूवमेंट जो है ये प्रचलित है। ये क्लैपेरॉन के द्वारा ये थ्योरम खोजी गई। इन्होंने जो ये थ्योरम दी है इसके द्वारा हम एक ही कंटिन्यूअस बीम में कई समीकरण बना सकते हैं। कंजिक्यूटिव दो स्पान यानी क्रमागत दो स्पान को अगर हम साथ में लेते हैं तो उनको लेकर के हम बीम इस इक्वेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये हमारी कंटिन्यूअस बीम है, एक सपोर्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक सपोर्ट ये हो गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 सपोर्ट हैं। 5 सपोर्ट पर यहाँ एंड मूवमेंट होगा, यहाँ एंड मूवमेंट होगा, यहाँ एंड मूवमेंट होगा। अगर ये सिरे फिक्स हैं तो यहाँ पर भी एंड मूवमेंट होगा, यहाँ भी एंड मूवमेंट। तो इस तरह से अननोन संख्या ज़्यादा होती है। हम इसमें क्रमागत दो यानी कंजिक्यूटिव दो यानी अगर ये स्पान लिया है तो दूसरा वाला ये लेंगे, इन दो को लेकर के एक क्लैपेरॉन थ्योरम का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमको 1 2 3 या इन 3 मूवमेंट के बीच में एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम इन दो को लेकर के हम इनके बीच में क्लैपेरॉन थ्योरम लगा देते हैं, तो हमको इसके और इसके और इसके बीच में एक रिलेशन मिल जाता है। इसी तरह से इन दोनों को लेकर के एक इक्वेशन बनाएंगे तो इसका और इसका इन 3 बिंदुओं पर जो इन मूवमेंट हैं उनके बीच में एक रिलेशन प्राप्त हो जाए। तो इस तरह से हम कई इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं और उनको हल करके हम जो है अननोन की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस बीम में जो डिफरेंट केस में जो फार्मूले प्रयोग किए जा रहे हैं उनका हम उल्लेख कर रहे हैं। किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला यूज़ करना है उसको आप सावधानी से समझें। क्लैपेरॉन थ्योरम के डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके फार्मूले का प्रयोग यानी कौन सा फार्मूला किस रूप में किस कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाएगा इसे समझना ज़्यादा आवश्यक है। तो हम वही अलग अलग केस लेकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो साथ में सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। केस 1 है, ये हमने कंटिन्यूअस बीम के दो स्पान लिए हैं पास पास में, ए बी और सी। यानी ए बी एक स्पान है, बी सी एक स्पान है, इसका स्पान L1 है, इसका L2 है, इस पर यूडीएल लगा है, इस पर ये पॉइंट लोड एक लगा हुआ है सेंटेड। तो इस तरह से और ए बी ये सब चूँकि कंटिन्यूअस बीम के हिस्सा हैं इसलिए प्रत्येक पर एंड मूवमेंट होगा। तो ये ए बी एंड बी सी आर एनी टू कंजिक्यूटिव स्पान्स ऑफ कंटिन्यूअस बीम एंड। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और यूँ कर ली गई है कि ये दोनों स्पान में जो बीम है उस बीम का यंग मॉडुलस दोनों के समान है, यानी E1 की वैल्यू जो है E2 के बराबर है। और इसी तरह से इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक जैसा है, अर्थात इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ये भी बराबर हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, यंग मॉडुलस भी बराबर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बराबर है दोनों बीम का, यानी दोनों बीम एक जैसी हैं, एक ही पदार्थ की हैं, तब जो है हम इस इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। और वो इक्वेशन है Ma इंटू L1, यानी इस सिरे का ए पॉइंट का इन मूवमेंट Ma इंटू स्पान प्लस 2mb, यानी बीच वाले का 2 गुना लिखा जाता है 2 इंटू MB, और फिर बीच में इसमें दोनों स्पान का जोड़ आगे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2mb इंटू L1 प्लस L2 हो गया। इसके बाद MC इंटू ये L2। ये तो हमारा बायां पक्ष हो गया। बराबर इसके दाहिने पक्ष में जो पद है वो है 6A1 x1 अपॉन L1 और इसमें है 6A2 x2 अपॉन L2। तो ये हमारी एक इक्वेशन है। हाँ, इस इक्वेशन में
जो MA, MB और MC हैं, ये तो इन तीनों सपोर्ट पर जो है हमारी इंड मोमेंट है, और L1 L2 ये दोनों स्पान हैं। ये तो बाएं पक्ष के हो गए। दाहिने पक्ष में ये दो शब्द आए हुए हैं, A1 A2 और X1 X2। तो इनको समझ लें। इस कंटिन्यूस बीम का जो ये हमारा पहला स्पान है AB, इसको अगर हम अलग से सिंपली सपोर्टेड मानते हुए इसका फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो ये यूडीएल का जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो पैराबोलिक बनता है इस तरह का। इसी तरह से पॉइंट लोड का जो है ये पैराबोलिक, ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है। तो इनको सिंपली सपोर्टेड मानते हुए सेपरेटली अलग अलग हम इनके फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनते हैं, जैसे पहले स्पान का जो फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, इसका एरिया A1 कहलाता है, और दूसरे स्पान का जो डायग्राम है इसका एरिया A2 कहलाता है। अब इसमें पहले डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी A से दूरी, यानी बाएं सिरे से दूरी जो है ये X1 कहलाएगी, और जो दूसरा डायग्राम है इसके गुरुत्व केंद्र की दूरी जो है C से, यानी दाहिने सिरे से इसकी दूरी X2 कहलाएगी। इसमें ये ध्यान रखें कि इस एरिया की गुरुत्व केंद्र की दूरी इस सिरे से बाएं सिरे से निकाली जाती है, और इस एरिया के गुरुत्व केंद्र की दूरी दाहिने सिरे से निकाली जाती है। तो ये X1 यहाँ से यहाँ तक का है, और ये X2 यहाँ से यहाँ तक का है। ये दोनों इनके A1 और A2 हैं। तो इस तरह से इस इक्वेशन में A1 X1 अपॉन L1 है, प्लस 6A2 X2 अपॉन L2 है। ये हमारी इक्वेशन है। इस इक्वेशन की मदद से हमको MA, MB और MC ये तीन अज्ञात हैं। इन तीनों अज्ञात के बीच में एक रिलेशन प्राप्त हो जाता है। तो ये रिलेशन हम इन दो कंजिक्यूटिव, फिर इसके बाद अगर बीम हमारी कंटिन्यूस बीम लंबी है तो फिर उसमें अगर नेक्स्ट दो स्पान लेकर के उनके बीच में इक्वेशन बनाते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं तो उसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं, और इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला केस था। इसके बाद हम दूसरा केस में देखते हैं। इसमें है फिक्स्ड एंड ऑफ कंटिन्यूस बीम। तो फिक्स्ड एंड ऑफ कंटिन्यूस बीम, हाँ, इसमें हम यहाँ इसका संक्षेप में बता दें आपको कि ये जैसे फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम था इसका, ये इसका ट्रायंगुलर शेप में डायग्राम था। यहाँ MA, MB और MC इनकी वैल्यूज़ आएंगी हमको। मान लीजिए MA की वैल्यू हमारी इतनी आई माइनस में, MB भी, ये सारे तीनों वैल्यू माइनस में ही आएंगे क्योंकि तीनों मूवमेंट हॉगिंग होंगी। तो MB की वैल्यू ये है, मान लो यहाँ पर है, और ये MC की वैल्यू यहाँ पर है। तो ये इस तरह से हम ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये एंड मूवमेंट डायग्राम कहलाएगा, और ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है। इन दोनों को फिर हम ओवरलैप करेंगे। तो इस फिगर में दोनों को ओवरलैप करके जो हमारा इस प्लस में से जो डायग्राम बच गया वो प्लस लिख दिया, और जो माइनस से बचा वो माइनस लिख दिया। इस तरह से रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारा इस प्रकार का प्राप्त हो जाता है। तो ये तो डायग्राम है। क्वेश्चन आप करेंगे तो वहाँ पर इन दोनों को ओवरलैप करना है। ये काम आप फिक्स्ड बीम में कर चुके हैं। तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी दोनों डायग्राम को, ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और ये फिक्स्ड मूवमेंट डायग्राम है, इन दोनों को ओवरलैप करके रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ज्ञात कर लिया जाता है। अब फिक्स्ड एंड ऑफ कंटिन्यूस बीम, यहाँ पर एक देखिए ये बीम दर्शाई गई है। A, B और C, ये दो स्पान हैं, AB और BC। ये L1, ये L2। इसका A सिरा फिक्स कर दिया गया है, और B सिरा हमारा सपोर्टेड है लेकिन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर जब इसका A सिरा ये फिक्स कर दिया गया है, तो उस केस में ज़रा देखिए इसकी एनालिसिस कैसे की जाती है। एक्चुअली जब ये सिरा आगे कंटिन्यू ना हो लेकिन फिक्स कर दिया गया हो, यहीं पर स्टार्ट होता है ये बीम हमारी, और ये सिरा फिक्स अगर है, तो इस केस में करते क्या है कि इस बिंदु के बाईं तरफ हम एक काल्पनिक बिंदु A डैश मान लेते हैं। ये A है तो ये A डैश मान लेंगे। ये काल्पनिक बिंदु इस प्रकार से मानते हैं कि A डैश से A के बीच की दूरी L0 ये शून्य हो, यानी ये खाली कल्पना हम करते हैं कि ये एक ऐसा बिंदु है जो हमारा A से शून्य दूरी पर है, और इसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है वो भी 0 लगा हुआ है। इसलिए उसका फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो है इस तरह का जो ये बनता है, यहाँ पर इस तरह का जो ये फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है, इसका एरिया भी 0 होगा। तो इस केस में ये हमारा A1 भी 0 है, A0 ये वैल्यू भी खत्म है, इसमें कोई क्षेत्रफल नहीं होगा। ये स्पान भी 0 है, और इस सिरे पर A डैश पर जो मूवमेंट उत्पन्न होगा, एंड मूवमेंट
क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड सिरा माना जाता है ए डैश, इसलिए यहाँ का सिरा अगुण जो है ये 0 होता है। तो एम ए की वैल्यू, एम ए डैश की वैल्यू जो है ये 0। तो इतना एजम्पशंस आपको करना पड़ता है। एक बार फिर से देख लें कि इसमें केवल यही चीज़ नहीं आती है, बाकी सब पीछे वाली है कि अगर हमारा कोई सिरा, किनारे का सिरा फिक्स कर दिया गया हो तो उसी के पास एक दूसरा काल्पनिक बिंदु हम इस प्रकार से एज्यूम करते हैं कि उस बिंदु की ए से दूरी जो है L0, जिसको सिंबल देते हैं, ये 0 है, और इसके ऊपर जो भी फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन रहा है इसकी एरिया भी 0 है, यानी बाकी सारी चीज़ें 0 हैं इसमें। और ए डैश बिंदु पर जो एंड मोमेंट उत्पन्न होगा वो भी एम ए डैश की वैल्यू 0 होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी गई है, एज्यूमिंग ए पॉइंट ए डैश बियॉन्ड ए सच दैट स्पान L0 इज इक्वल टू 0, लोड इज इक्वल टू 0, एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज इक्वल टू 0, ये सब 0 है। ए डैश इज सिंपली सपोर्ट, और ए डैश जो बिंदु है ये सिंपली सपोर्टेड है, फिर फिक्स नहीं है। हेंस एम ए डैश इज इक्वल टू 0, यानी इन मोमेंट ए पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा। देन द इक्वेशन ऑफ द थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट, तो ये थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट की इक्वेशन अब किस तरह से इसका हम प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक स्पान ए डैश ए ले लेते हैं और दूसरा स्पान ए बी ले लेते हैं। तो एक स्पान ये मान लिया, दूसरा स्पान ये, इनके बीच में हम थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट देखिए लगाते हैं। तो जब हमने ये ए डैश ए और बी, ये हमने बीम ली है, तो इसमें थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट के अनुसार जो इक्वेशन लिखी जाएगी, एम ए डैश यानी इस सिरे का एंड मोमेंट इंटू L0 प्लस बीच का सपोर्ट ये है ए, तो फिर इसका दोगुना लिखा जाएगा 2m ए, और फिर ब्रैकेट में इस बीच वाले सपोर्ट के दोनों तरफ के स्पान का जोड़ लिखा जाएगा। यहाँ पर L0, इधर का L0, इधर का L1, ये हो गया, प्लस इसके बाद का है ये MB इंटू ये L1 लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये बाएं तरफ के सारे पद इस तरह से लिखे जाएंगे, और ये आगे हमारा वही लिखा जाएगा 6A0, यानी ये पहले इस स्पान के लिए लिखा जाए 6A0 x0 अपॉन L0 प्लस 6A1 x1 अपॉन L1, ये इसके लिए लिखा जाएगा, इसका A1 है, तो 6A1 x1 अपॉन L1 हो गया। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि एम ए डैश हम ऊपर बता चुके हैं कि ये सिंपली सपोर्टेड होने के कारण 0 है, तो इस पद की वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमारा ये पद केवल बचता है 2ma, ब्रैकेट में L0 भी चूँकि 0 है, तो L0 के स्थान पर भी यहाँ 0 रख लेंगे, तो ये 0 रख लेंगे, प्लस L1 हो गया, और फिर ये MB इंटू L1 बराबर, इसमें देखिए दानी हो 6A1 A0 x0 अपॉन L0, इसमें A0 ये भी 0 है, तो जब ये 0 है तो ये सारा पद हमारा 0 हो गया। जब ये 0 पद हो गया तो इसको पूरा का पूरा 0 रख लेंगे, और प्लस 6A1 x1 अपॉन L1 लिख लेंगे। अब हमारी ये इक्वेशन बचती है। इस इक्वेशन में हमको A1 मालूम है, x1 मालूम है, L1 मालूम है, और MB और MA ये दो अननोन हैं, तो दो अननोन में एक समीकरण हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से दो अननोन की एक समीकरण सिरा फिक्स होने पर इस तरह से ज्ञात की जाती है, और फिर इसके आगे के अगले वाले दो स्पान लेकर के हम समीकरण बना लेंगे। तो अगले वाले दो स्पान के जब समीकरण बनाएंगे, फिर उन दोनों को हल करके प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक सपोर्ट पर जो है एंड मोमेंट की गणना हम फिर कर लेंगे। तो अब इसके बाद केस तीसरा देखिए, सपोर्ट एट डिफरेंट लेवल्स। अगर ये सपोर्ट हमारे डिफरेंट लेवल पर हैं, जैसे A, B और C, ये हमारे कंटिन्यूअस बीम के कोई से तीन बिंदु हैं, जिसमें A बिंदु B से Δ1 ऊंचाई पर स्थित है, और C बिंदु B से Δ2 ऊंचाई पर स्थित है। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बिंदु B A से Δ1 नीचा है और C से Δ2 नीचे स्थित है, यानी ये बिंदु धंस गया है, ऐसे मान लीजिए। ये बिंदु ऊंचा हो गया है, ये भी थोड़ा सा तो इसमें से सबकी लेवल जो है चेंज हो गए हैं। अगर इनके बीच में डिफरेंस है, इनके लेवल में डिफरेंस है इन बिंदुओं के सपोर्ट के, तो उस केस में
जो हमारे इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जाती है, तब इक्वेशन इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। देखिए MA इंटू L1 प्लस 2MB इंटू L1 प्लस L2 प्लस MC इंटू L2, ये बाएं तरफ का पक्ष हमारा बिल्कुल सेम रहता है जैसा कि शुरू में बताया गया था, यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, आगे वाले पद में 6A1x1 अपॉन L1 प्लस 6A2x2 अपॉन L2, ये पद भी हमारे बिल्कुल सेम है जो हमारे पहली कंडीशन में फार्मूला था, वही फार्मूला है। यहाँ तक फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। हाँ, लेवल में अंतर होने के कारण इसके दाहिने सिरे पर एक ये व्यंजक और इसमें जोड़ दिया जाता है। तो ये चूँकि नेगेटिव होता है इसलिए माइनस चिन्ह से घटाया जाएगा और इसकी वैल्यू है 6EI ब्रैकेट में डेल्टा 1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन L2। तो ये फार्मूला याद रखें, डेल्टा 1 अपॉन L1 प्लस डेल्टा 2 अपॉन L2 इंटू 6EI। इस पद को जो है हमारी जनरल इक्वेशन में केवल दाहिनी ओर घटाया जाएगा, बाईं ओर के पदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से MA, MB और MC में एक समीकरण हम इसको सॉल्व करके प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा केस 3 हो गया। केस 3 के बाद केस 4 देखिए, ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर है। अब एक्चुअली प्रॉप्ड कैंटिलीवर होती क्या है? एक कैंटिलीवर बीम है, सिंपली एक सिरा फिक्स है इसका, दूसरा सिरा ओवरहैंग कर रहा है। ये तो हमारी कैंटिलीवर बीम है। अगर इसके फ्री एंड को पर एक सपोर्ट दे दिया जाए, फ्री एंड को फ्री न रखें और फ्री के स्थान पर उसके ऊपर एक सिंपली सपोर्ट हम दे देते हैं, इसको टिका देते हैं, तो बी बिंदु पर ये सपोर्टेड है, एक रिएक्शन ऊपर की ओर कार्य करेगी। तो इस केस में ये कैंटिलीवर जो है ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर कहलाती है। ये सिरा फिक्स है। अब जब ये सिरा फिक्स है तो फिक्स सिरे के लिए हम पीछे बता चुके हैं केस 2 में कि एक काल्पनिक बिंदु A डैश मान लेते हैं, इसका स्पान L0 ये 0 होता है, इसका एरिया जो है फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का ये भी 0 होता है। तो इस तरह से ये काल्पनिक बिंदु लेकर के एक स्पान ये काल्पनिक वाला हो गया और दूसरा स्पान हमारा ये कैंटिलीवर का हो गया। इन दोनों को लेकर के हम थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट की इक्वेशन लगा देते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए कैसे ये हमारी एप्लीकेबल होगी। ये इस सिरे पर चूँकि मोमेंट MA डैश ये हमारा 0 है तो इस पद को हमने डायरेक्ट 0 लिख लिया, प्लस बीच वाला स्पान ये है तो इसका 2MA हो गया और दोनों तरफ के स्पान का जोड़ L0 की वैल्यू 0 है और इधर का स्पान L है तो 0 प्लस L हो गया, प्लस यहाँ पर B बिंदु पर एंड मोमेंट MB है मान लो। अब एक बात बता दें आपको कि यहाँ पर जो B बिंदु हमारा सिंपली सपोर्टेड है, तो बी कैंटिलीवर बीम में आप याद रखें जितने भी सिंपली सपोर्टेड होते हैं और ये सिंपली सपोर्टेड मिडिल को छोड़ करके किनारे का अगर बिंदु सिंपली सपोर्ट है तो उस पर एंड मोमेंट नहीं होता, यानी उस पर एंड मोमेंट की वैल्यू 0 होती है। जैसे यहाँ पर हमने इमेजिनरी पॉइंट सिंपली सपोर्टेड माना था इसलिए MA 0 था। ये सिरे पर चूँकि आगे बीम हमारी कंटिन्यू नहीं कर रही है तो ये अंतिम बिंदु है जो सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए इस बिंदु पर जो है एंड मोमेंट 0 होगा, तो यानी MB की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो MB की वैल्यू 0 होने के कारण हमने फार्मूले में MB के स्थान पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इसमें देखिए MB 0 हो गया, इधर MA डैश 0 है, केवल MA बचा हमारा एक इक्वेशन में। और यहाँ पर ये पहला वाला व्यंजक 6A1 6A0 x0 अपॉन L0 वो तो 0 हो ही जाएगा और दूसरा हमारा 6A x अपॉन L के बराबर आ जाएगा यहाँ पर, और ये आकर के बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से हमको MA की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर के केस में हम किस तरह से समीकरण का प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो स्टेप हो गए। और अब इसके बाद देखिए 5वां केस, जिसमें एक कैंटिलीवर बीम विद ओवरहैंग, यानी एक कैंटिलीवर बीम के एक सिरे पर ओवरहैंग है। यहाँ पर A, B, C ये हमारे 3 सपोर्ट हैं कंटिन्यूअस बीम के कंजिक्यूटिव। तो कंजिक्यूटिव सपोर्ट होने के साथ साथ इसके इस सिरे पर जो है, इसके बाएं सिरे पर ये तो कंटिन्यूअस आगे कंटिन्यू हो रही है, तो इसके इस सिरे पर A दूरी पर ये मान लीजिए W लोड लगा हुआ है। तो A दूरी पर ये W लोड है, ये कैंटिलीवर का हिस्सा है
ओवरहैंग कर रहा है, इसके इधर यहाँ सपोर्ट नहीं दिया गया है, इसी को हम ओवरहैंग कहते हैं। तो जिस साइड में, जिस सिरे पर ये ओवरहैंग हो, उसके निकटतम बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट हम ले लेते हैं, तो ये ओवरहैंगिंग मोमेंट कहलाएगा। मोमेंट एट ए, यानी ए पर मोमेंट लेंगे तो ये W इंटू ए, इन दोनों का गुणा करके ये मोमेंट आएगा, और ये हमारा हॉगिंग मोमेंट है यहाँ पर, इसलिए W इंटू ए, ये हम सबसे पहले मोमेंट निकाल लेते हैं, और ये मोमेंट हॉगिंग है, इसका मतलब ए बिंदु पर जो है मोमेंट हमको ज्ञात हो गया। तो अब ये हमारी जो कंटिन्यूअस बीम, जिसके लिए हम थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगाएंगे, उसमें ए बिंदु का मोमेंट हमको यहाँ ओवरहैंग के द्वारा ही हम इस मोमेंट को गणना करके निकाल लेते हैं, तो एक अननोन की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात हो जाती है। तो ओवरहैंग हमारा एक सिंप्लीफाई कर देता है, उसके सिरे वाले बिंदु का मोमेंट नॉन वैल्यू हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर ए पॉइंट पर एक हमारा एम ए की वैल्यू जो है, यही एम ए हो गया, मोमेंट एट ए, इसी को हम क्या कहेंगे, एम ए कहेंगे। तो ये एम ए बराबर है मोमेंट एट ए, और ये वैल्यू हमको यहाँ पर पहले से नॉन हो गई। अब इसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, उसमें ए बी और बी सी, ये दो कंसेक्यूटिव स्पान लेकर के थ्योरम ऑफ 3 मोमेंट लगा देंगे, जिसमें एम ए हमको पहले से ज्ञात है, एम बी और एम सी ये दो हमको ज्ञात करने हैं। वो हम फिर इन दो, एक समीकरण यहाँ से प्राप्त होगी, एक और आगे वाली से बनाइए उससे प्राप्त होगी, और फिर उनको सॉल्व करके हम एम बी और एम सी इनके मान। अब यहाँ पर अगर सी बिंदु भी हमारा सिंपली सपोर्टेड कर दिया गया हो, एक और चीज़ देखें, अगर सी बिंदु हमारा सिंपली सपोर्टेड कर दिया गया हो, तो इसके आगे हमारी ये कंटिन्यूस फिर नहीं है, ये सिंपली सपोर्टेड कर दिया गया है, तो उस केस में यहाँ पर मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो सी बिंदु पर जो है बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया, बी बिंदु पर एम बी वैल्यू आएगी, तो केवल एक ही अननोन है हमारा, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से अब इक्वेशन आप खुद बना लीजिए। ये एम ए देखिए, एम ए इंटू ये स्पान L1 प्लस बीच का स्पान B है, तो इसको 2MB लिख लो, और इस बीच वाले स्पान के दोनों तरफ के स्पान का जोड़ लिख दो ब्रैकेट में, L1 प्लस L2 प्लस तीसरा लिख लो MC इंटू ये L2, फिर लिखो इधर 6 इसका A1 X1 अपॉन L1 प्लस 6 A2 X2 अपॉन L2। ये हम चूँकि यहाँ पर यूडीएल है, यूडीएल का फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पैराबोलिक होता है इस तरह का, और पैराबोला का एरिया आपको मालूम है कैसे ज्ञात किया जाता है, 2/3 हाइट इंटू बेस वाले फार्मूले से ज्ञात करते हैं। तो ये एरिया हम निकाल लेंगे, और इसके गुरुत्व केंद्र की यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, ये हाफ के डिस्टेंस के बराबर होगी, और इसी तरह से इसका एरिया निकाल लेंगे, ये भी पैराबोला है, बस इसमें लोड इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसमें लोड इंटेंसिटी कम थी, इसलिए दोनों के एरिया अलग अलग आएंगे। तो 6A2 X2 अपॉन L2 यहाँ से सॉल्व हो जाएगा ठीक पीछे की तरह से। अब इस इक्वेशन में देख लीजिए, एम ए हमको पहले से यहाँ से ज्ञात हो गया, ये WA के बराबर, तो एक तो पद ये ज्ञात हो गया। एम ए ज्ञात हो जाने के बाद इधर एम सी, चूँकि ये सिंपली सपोर्टेड हो गया, इसलिए एम सी की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पर जो है एम सी की वैल्यू कितनी है, हमारी 0 के बराबर है, तो एम सी की वैल्यू भी रख देंगे, इधर एम ए की वैल्यू रख देंगे। इस समीकरण में केवल एम बी अज्ञात रह गया, इसी एक ही समीकरण से हमारा एम बी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। बस एम बी की वैल्यू यहाँ पर निशान लगाया, तो ये हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन गया, फिक्स्ड मूवमेंट डायग्राम, और ये हमारा फ्री बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम था, दोनों को ओवरलैप किया, ये हमारा रिजल्टेंट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इस तरह से प्राप्त हो जाता है। चौथा केस, छठा केस देखिए। छठे केस में है फ्लेक्चरल रिजिडिटी इज नॉट सेम। अगर फ्लेक्चरल रिजिडिटी जो है दोनों स्पान के बीम जो है अलग अलग की हो, यानी फ्लेक्चरल रिजिडिटी दोनों की समान ना हो, ई आई का प्रोडक्ट जो होता है इसी को फ्लेक्चरल रिजिडिटी कहते हैं। ई आई का प्रोडक्ट और इसका यानी E1 I1 बराबर, या E1 I1 और E2 I2 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको E1 I1 इज नॉट इक्वल टू E2 I2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों के पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, E1 इज नॉट इक्वल टू E2 और I1 इज नॉट इक्वल टू I2, यानी न तो उनके जड़त्वाघूर्ण बराबर हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर हैं, और न ही यंग्स मॉडुलस बराबर हैं।
तो उस केस में हमारी जो थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट की इक्वेशन होगी वो किस प्रकार की होगी उसको एक बार देख लें। एम ए इंटू L1 उसमें होता था, बस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का इसमें भाग लगा दीजिए E1 I1। ये 2 MB है, तो 2 MB जैसे पहले था, इसमें L1 प्लस L2 था, तो L1 बटे E1 I1 और L2 बटे E2 I2। ये करस्पॉन्डिंग L1 के साथ इसका भाग लगेगा और L2 में E2 I2 का भाग लगेगा, प्लस MC इंटू L2 बटे E2 I2 बराबर 6A1 X1 अपॉन L1। ये तो पहले भी था, इसमें E1 I1 का और भाग लगा दिया गया। 6A2 X2 अपॉन L2 ये भी पहले से था, इसमें E2 I2 का भाग लगा दिया गया। तो इस प्रकार जो है ये फार्मूला हमारा इस रूप में प्रयोग किया जाता है जब I1 I2 आपस में बराबर नहीं होते और E1 E2 भी आपस में बराबर नहीं होते। तो ये इतना चेंज आता है। और इसी फार्मूले में अगर हम E1 बराबर E2 बराबर E रख लें, I1 बराबर I2 बराबर I रख लें, यानी अगर बराबर हैं तो वही इक्वेशन नंबर एक से सबसे पहले इक्वेशन बताई थी वो ठीक वही इक्वेशन हमारी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। सातवें केस में देखिए, इसमें अंतर क्या केवल है कि E1 बराबर E2 है, यानी दोनों के पदार्थ बराबर हैं, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये बराबर नहीं है। तो I1 इज नॉट इक्वल टू I2 बट E1 इज इक्वल टू E2। तो इसमें से E वाले पद जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल I1 वाला पद इस समीकरण में से छोड़ दीजिए। ऊपर वाली में से E1 कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, तो हमारा बच गया MA इंटू L1 अपॉन I1 प्लस 2MB इंटू L1 अपॉन I1 प्लस L2 अपॉन I2 प्लस MC इंटू L2 अपॉन I2 बराबर 6A1 X1 अपॉन L1 I1 प्लस 6A2 X2 अपॉन L2 I2। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस हैं कंटिन्यूस बीम में। इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थ्योरम ऑफ थ्री मोमेंट है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, बस इतनी ही शर्त के अंतर्गत सभी प्रकार के प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए जब हम इस पद की गणना करते हैं 6A1 X1 अपॉन L1, अगर हमारा लोड यूडियल प्रकार का है तो इसका जो सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है वो W1 L1 क्यूब अपॉन 4 के बराबर होता है, यानी लोड यूडियल जो लगा है वो और स्पान का क्यूब बाई 4। इसके द्वारा ये पद हमारा डायरेक्ट निकल आता है। हम इसके स्थान पर इस फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ सॉल्यूशन जब आप देखेंगे बुक्स में तो इस फार्मूले के स्थान पर कुछ जगह पर इसको सीधे लिख करके यूडियल के केस में केवल हम इस पद का मान सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हल करने में थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है और इसमें थोड़ा इजी हो जाता है। ये है इसी का सॉल्यूशन ये है। तो यूडियल के लिए तो ये फार्मूला है। और अगर ये मिड स्पान लोड लगा हो, किसी भी स्पान के मिडिल पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हो, तो उस केस में 6A1 X1 अपॉन L1 का मान जो है 3W/L²/8 के द्वारा दिया जाता है। तो इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ जगह इसका प्रयोग ज़्यादा मिलता है, इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है। और मेरी भी सलाह ये है कि आप केवल 6A1 X1 अपॉन L1 इसी को याद रखें, ये वाला फार्मूला, और इसी से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये नए फार्मूले को बीच में नहीं इंक्लूड करें तो ज़्यादा बेटर है। तो आज कंटिन्यूस बीम का कंसेप्ट या क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस फार्मूले किस तरह के प्रयोग किए जाते हैं, किस कंडीशन में किस फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा, ये मैंने बताया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेकर के उसे सॉल्व करेंगे, तो इसका सलूशन अगले वीडियो में देखें। तो वेट टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।